हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स ऑन फाइनाइट एलिमेंट मेथड। सो बेसिकली थर्ड मॉड्यूल है हमारा और दिस इज द लेक्चर 14 और इसमें हम डिस्कस करेंगे शेप फंक्शन इन लोकल एंड नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो हमने फर्स्ट सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं और दीज आर द कंटेंट, ये हमने सब डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड मॉड्यूल में आज हम डिस्कस करेंगे दिस टू टॉपिक। ओके, सो बिफोर इसको बताने से पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एलिमेंट हमारे पास रखा हुआ है 1 से 2, जिसके पॉइंट पी पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। हमें नोड 1 और नोड 2 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जो है वो दे रखा है और उनकी लोकेशन दे रखी है फ्रॉम ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब और हमें पॉइंट पी जो कि 30 mm पे है फ्रॉम द ओरिजिन, इस पे हमें इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, ये हम शेप फंक्शन की हेल्प से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में सॉल्व कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो अपन देखते हैं किस तरीके से हमने शेप फंक्शन डिफाइन किए हैं। ओके, तो सबसे पहले लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हम नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क कर सकते हैं। ओके, और हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट है, आई और जे इसके नोड्स हैं और लोकल है, इसलिए पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हम आई नोड से एक्स इजिकल टू 0 हमने उसको मान रखा है, वहाँ से मेजर करेंगे। यू आई और यू जे इसके डिस्प्लेसमेंट है। तो एट एक्स इजिकल टू 0 यू इजिकल टू यू आई एंड एक्स इजिकल टू एल यू इजिकल टू यू जे। अब हमें ये बेसिकली दे रखा है यू आई और यू जे। अब इनके बीच का जो वेरिएशन है फिलहाल के लिए हम इसे लीनियर मान रहे हैं। ओके, ये किसी भी तरीके का हो सकता है, लीनियर हो सकता है, कर्वी लीनियर हो सकता है, कुछ भी वेवी हो सकता है। बट फिलहाल जो सबसे सिंपल हमारे पास इसका जो वेरिएशन हो सकता है दो पॉइंट्स के बीच का, वो हमारे पास है ऑप्शन लीनियर। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो वेरिएशन है वो हम लीनियर मान रहे हैं। तो लीनियर मानते हुए लेट अस अज्यूम सिंपलेस्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन सबसे सिंपल इसका वेरिएशन अज्यूम किया है। ठीक है, रियल केस में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हम इसको भी अज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो ये इस इक्वेशन आ गई हमारे पास लाइन की y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको इसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पुट कर दिया, y की जगह हम u ले रहे हैं और x की जगह हमारे पास x ही है। तो ये इक्वेशन आ गई इस कॉन्टेक्स्ट में। तो m की वैल्यू हमें पता होते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होती है। तो यहाँ पे y2 मतलब टू नोड पे जो y है वो है uj और y1 है हमारे पास ui और x2 माइनस एक्स वन बेसिकली इस एलिमेंट की लेंथ है, तो ये हमने l लिख दिया। तो इसके पास से हमारे पास ये m की वैल्यू आ गई। नाउ वी वांट अनदर अननोन विच इज द c के लिए हमने क्या किया, u इज इक्वल टू यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, और एज इट इज लिख दिया और हमने एक बाउंड्री कंडीशन जो एक ये इक्वेशन थी कि x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास u इज इक्वल टू यू आई था, वो पुट करा इसके अंदर। तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई यहाँ पे। तो x u की जगह यू आई और x की जगह 0, तो ये पूरा 0 हो गया प्लस c। तो इससे c की वैल्यू आ गई c इज इक्वल टू यू आई। तो दो अननोन थे और दोनों को ही हमने फाइंड आउट कर लिया, दो अननोन को दो इक्वेशन से। तो ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास ये यू आई और यू जे के टर्म्स में आ गई है। ओके, तो हमने इसको ये इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को वन के अंदर पुट करा, तो उससे पास हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ओके, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ठीक है, यू आई के कंपोनेंट को अलग लिखेंगे और यू जे के कंपोनेंट को अलग लिखेंगे। ओके, तो मैंने इसको वापस इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पे इसको दोनों को सेपरेट कर दिया है इस चीज़ को, यहाँ पे यू आई माइनस यू आई बाई एल एक्स और ये यू जे एक्स बाय एल आ गया। अब इसको यू आई के कंपोनेंट मैंने अलग लिख दिए हैं और यू जे का कंपोनेंट अलग लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एट एक्स यू एक्स, ओके, यू एक्स इज इक्वल टू द विच इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सम फंक्शन विथ देयर दिस नोडल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नोडल डिस्प्लेसमेंट से एक फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यू आई और यू जे की वैल्यू पता है, तो ये जो फंक्शन है वन माइनस एक्स बाय एल और एक्स बाय एल, दीज आर नोन एज शेप फंक्शन।
यही वो फंक्शन है, शेप फंक्शन है जिसकी हम बात कर रहे थे, और वो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, ये अभी लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर शेप फंक्शन बोला जाए एक सिंगल एलिमेंट का, तो वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय एल और एक्स बाय एल। ठीक है, तो ये इक्वेशन फाइनली हो गई हमारे पास। अगर हमें उस पॉइंट का एक्स पता है, लेंथ पता है और नोडल डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हम इजीली उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, एन इज इक्वल टू ये पहला और ये दूसरा, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है यू आई यू जे। ओके, सो देखते हैं इसके प्लॉट्स। प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे और बेसिक हमको अंडरस्टैंडिंग और आगे के लेक्चर में ये काम आने वाले हैं। तो प्लॉट क्या होंगे, तो हम ये एन और एक्स के बेसिकली ग्राफ में बनाना चाह रहे हैं इसको। तो फर्स्ट n1 जो हमारा पहला शेप फंक्शन है 1 माइनस एक्स बाय एल, और ये दूसरा शेप फंक्शन है। ओके, तो फॉर पहले शेप फंक्शन के अंदर की बात करें अगर हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये पहले शेप फंक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे x को 0 पुट कर रहे हैं तो ये बेसिकली n1 की वैल्यू 1 हो रही है, और जब हम यहाँ पे x की वैल्यू को l पुट कर रहे हैं, ओके, l पुट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली n1 0 हो रहा है। तो दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो पहला पॉइंट है 0,1, तो 0,1 यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। दूसरा पॉइंट है l,0, तो l,0 यहाँ पे मार्क कर दिया, और स्ट्रेट लाइन को कोई भी दो पॉइंट से हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो कर्व आया, ये जो कर्व आया, ये हमारा n1 का कर्व है। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं n2 के लिए। n2 के लिए हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो n2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और x इज इक्वल टू l पुट करने पर n2 की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो अगेन हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए, 0,0 एक ये पॉइंट हो गया, और ये हो गया l,1, तो l,1 ये पॉइंट है हमारे पास। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ये ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, दिस इज अवर शेप फंक्शन n2। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, अब अच्छी तरीके से देख पाए इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये दो n1 और n2 है, और इनके जो प्लॉट्स हैं वो इस तरीके से दिख रहे हैं। अगर मैं एक सिंगल एक्सिस पे सिंगल चार्ट पे बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं। ये भी आपने कहीं बुक्स में देखा होगा। ओके, ये l होता है और ये 1 होता है, जो कि दोनों में सेम होता है। ओके, दीज आर द टू कर्व्स 1 और 2। ओके, नाउ नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अब बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम होती हैं वहाँ पे नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूछा जाता है, और लीनियर नहीं तो क्वाड्रेटिक के लिए भी पूछा जाता है, तो वो भी हम देखेंगे। पहले लीनियर समझ लेते हैं। ओके, तो देखो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता है कि जो ओरिजिन है हम उसके सेंटर में लेते हैं y इज इक्वल टू 0, और जो नोड्स होते हैं वो y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू +1 पे नोड्स को हम सिचुएटेड रखते हैं, और नोड्स का हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ui और uj। ओके, अगेन सेम हम एक सिंपलेस्ट वेरिएशन देखेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे y की जगह हमारे पास u वेरिएशन है और x की जगह यहाँ पे y है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई इसके लिए। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे m और c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वैसे ही हमने जैसे पहले किया था, m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 तो सेम रहा uj माइनस ui, बट x2 माइनस x1 यहाँ पे हमें पता है -1 to 1 इसकी लेंथ होती है, जो कि टोटल 2 यूनिट्स होती है, तो 2 लिख दिया। तो दिस इज अवर फर्स्ट अननोन, और एट y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास u की वैल्यू uj है, तो ये पुट करा हमने, u की जगह uj पुट करा, m की जगह ये वाली पुट करी है वैल्यू, और c लिख दिया है। तो c हमारे पास ये आ गया है यहाँ पे uj प्लस ui बाय 2। ओके, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो ये दो अननोन से दोनों अननोन फाइंड आउट हो गए हमारे पास। इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, तो दो अननोन थे और दोनों ही हमें फाइंड आउट होगा। तो u इज इक्वल टू एम जाई, इसको जाई बोला जाता है, प्लस c, तो m की जगह ये वैल्यू पुट कर दी uj माइनस ui बाई 2 जाई, और c की जगह uj प्लस ui बाई 2। अब इसको भी अगेन हम ui और, ठीक है, तो ui और uj के दोनों के अलग अलग कोफिशिएंट में डिवाइड सेपरेट कर देंगे। तो इसको यहाँ पे मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको सेपरेट कर दिया है। अब uj के जो भी टर्म्स हैं वो हमने बाद में लिख लिए हैं, ये uj के टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं, और ui के टर्म्स को
हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यूजे को बाहर कॉमन निकाल दिया, तो ये आ गया xi/2 प्लस 1/2 और ui आ गया माइनस xi/2 और प्लस 1/2। इसको हमने वापस रीअरेंज कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, और रीअरेंज करने पे हमें ये आ गया है 1 माइनस xi/2 ui प्लस 1 प्लस xi/2 इंटू यूजे। तो ये दोनों जो हमारे पास बेसिकली आए हैं, ये दोनों जो फंक्शन आए हैं, ये लोकल नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे शेप फंक्शंस हैं। दीज आर द n1 एंड n2। अगर हमें किसी भी पॉइंट का xi पता हो, मतलब किसी भी पॉइंट का, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आप पी पॉइंट का अगर आपको xi की वैल्यू पता हो, उसकी लोकेशन पता हो और उसके नोड्स पे आपको डिस्प्लेसमेंट पता हो, तो उस पॉइंट का भी आप डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो देखेंगे इसको और बेटर तरीके से हम एग्जाम्पल की में, जो कि एंड में है, तो आप उसको प्लीज देखिएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगेन प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट इस तरीके से होगा ये कर्व। ओके, तो ये -1 पे बेसिकली नोड जो n1 है वो 1 वैल्यू आ रही है, और जो y इज इक्वल टू 1 है, आप इधर पुट कर सकते हैं, इस चीज़ों को इधर पुट कर सकते हैं। अगर y इज इक्वल टू -1 है तो बेसिकली ये वैल्यू 1 हो जाती है, और y इज इक्वल टू +1 है तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो इससे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, और हमने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ओके, तो ये ड्रॉ कर सकते हैं अपन इस तरीके से इसको, ठीक है। और उसी तरीके से n2 को भी ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम u1 u2 से, तो ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, तो ये था लीनियर एलिमेंट के लिए। ओके, अगर लीनियर एलिमेंट मतलब कि एक ही एलिमेंट है और उसके जो नोड्स हैं वो उसके एंड में ही हैं, उसके बीच में कोई नोड नहीं है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक एलिमेंट होता, क्वाड्रेटिक एलिमेंट मतलब कि एक ही एलिमेंट है, ये 1 2 एंड में है और 3 मिडल में है, ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट नहीं है, सिंगल एलिमेंट है, बट इसके अंदर नोड कितने हैं? 3। तो जितने नोड होंगे उतने शेप फंक्शन होंगे। तो इस केस में आपके पास पहला शेप फंक्शन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज 3। क्योंकि 3 नोड है तो ये 3 इस तरीके से आपके पास शेप फंक्शन आ रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं ये कर्व है, क्योंकि ये बेसिकली पॉलिनोमियल, ये अपने पास पैराबोला वगैरह बन रहा है, क्योंकि इसकी जो इक्वेशंस भी आ रही हैं यहाँ पे जाई स्क्वायर में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो ये एक पैराबोला क्रिएट हो रहा है, जो कि थोड़ा सा और कभी कभार केसेस में बेटर रिजल्ट भी हमें प्रोवाइड कराता है। ओके, तो यहाँ पे जो नोड है जो कि सेंटर पे है, वो उसका थर्ड नोड है, और ये सिंगल एलिमेंट है। ओके, तो इन तीनों का इफेक्ट अगर Q1 Q2 Q3 इस तरीके से रहे, अगर Q1 Q2 Q3 की वैल्यू चेंज हो गई तो ये कर्व ये नहीं रहेगा, ये इस Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा, ये जनरलाइज्ड नहीं है। ओके, बट ये है जनरलाइज्ड तीनों के शेप फंक्शन के डायग्राम। ओके, ये वैल्यूज यहाँ पे 1 रहेगी और यहाँ पे 0 रहेगी, ये फिक्स्ड है, यहाँ पे भी 0 रहेगी। उसी तरीके से ये 2 पॉइंट्स पे 0 और यहाँ पे 1, और उसी तरीके से यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे 0 और ये 1, ये फिक्स्ड है। ठीक है, इनका हम डेरिवेशन आगे के लेक्चर्स में करने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो एक लास्ट इस पे ऊपर बात करते हैं कि अगर लीनियर एलिमेंट है तो लीनियर शेप फंक्शन होंगे, और दूसरी बात है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी बात है क्वाड्रेटिक एलिमेंट होगा तो क्वाड्रेटिक शेप फंक्शन होंगे। ठीक है, और तीसरी बात है अगर लीनियर एलिमेंट है पर एक से ज़्यादा है तो शेप फंक्शन किस तरीके से होंगे। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे दो एलिमेंट है, ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट और दिस इज द सेकेंड एलिमेंट। तो अब टोटल नोड कितने हो गए? 1 2 और 3, ये 3 नोड हो गए, तो इसके शेप फंक्शन भी टोटल 3 शेप फंक्शन होंगे। ओके, जितने नोड होंगे उतने शेप फंक्शन होंगे। तो पहला शेप फंक्शन किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से 1 से 0 आएगा और फिर 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। दूसरा शेप फंक्शन किस तरीके से होगा? दूसरा शेप फंक्शन होगा 1 से 2 जाएगा और 2 से 3 आएगा। ये इस तरीके से क्यों हुआ? एक मिनट, ये इस तरीके से क्यों नहीं हुआ? ओके, ये दिस इज द पॉइंट, दिस इज द 2 पॉइंट, और सॉरी दिस इज द 3 पॉइंट, ये बीच में इसका ये 2 पॉइंट था। तो ये बेसिकली ये इस तरीके से शेप फंक्शन नहीं बना, उसका रीजन है जो कि हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ शेप फंक्शन के अंदर। ओके, ये इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती, तो इसीलिए इसका ये हेट टाइप
इसका शेप बना और उसको हेट फंक्शन भी बोला जाता है, इसी कारण इसे हेट फंक्शन भी बोला जाता है। ओके, और तीसरा जो रहेगा हमारा ये 0 रहेगा और ये इस तरीके से ये तीसरा हमारे पास शेप फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में बेसिकली क्या है कि पॉइंट P है जो कि 30 mm पर है ओरिजिन से, और x1 x2 की वैल्यू दे रखी है हमें 25 और 50। ठीक है, तो इसको P पॉइंट पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। U1 और U2 दे रखे हैं नोट्स पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले की यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू पता करनी है। अब ये ग्लोबल में दे रखा है, ग्लोबल में हमने निकाला नहीं है शेप फंक्शन। आप चाहो तो आप उसको सेम प्रैक्टिस से निकाल भी सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और उसी में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी की लोकेशन फाइंड आउट करनी होगी। ओके, नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी की लोकेशन फाइंड आउट करनी होगी। उसके लिए ये फॉर्मूला है जो कि मैंने इससे पहले के लेक्चर्स में डिराइव कर रखा है। आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप इसे देख सकते हैं। तो इससे p की शेप फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें ये डिराइव कर रखा है। तो यहाँ पे x और x की जगह x, x1 और x2 तीनों की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो p की जो वैल्यू आती है वो आती है -0.06। मतलब ये बेसिकली सेंटर से इधर कहीं ये p होगा। ठीक है, सेंटर आपको पता है ये z = 0 होता है। ओके, z = 0 होता है, तो इधर कहीं ये पॉइंट है। ओके, अब नाउ हमें n1 और n2 शेप फंक्शन निकालना है। तो n1 की वैल्यू आपको याद रखनी है 1 - i/2 होती है, तो ये पुट करा, ये 0.8 आया। n2 की वैल्यू 1 + i/2 होती है, तो ये पुट करा तो 0.2 आया। अब हमें सिंपल सा इन सभी को एक जो हमारा फॉर्मूला है शेप फंक्शन वाला q = n1u1 + n2u2, उसमें ये सारी वैल्यूज पुट करनी है और अल्टीमेटली हमारे पास यूपी की वैल्यू आ गई 36 mm। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है या क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।